गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा से ही संचयन भाग 1 से पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे कल्लू कुमार की उन्नत कोटि। और इसमें हमने कल्लू कुमार की उन्नत कोटि को पहले ही समझ चुके हैं, विस्तार से हम समझ चुके हैं। तो अब हम संक्षिप्त में समझ रहे हैं। तो हम आज पढ़ेंगे, हम पिछली कक्षा में पेज नंबर 23 पढ़े थे, जिसमें हम आधा पढ़े थे। तो आज हम आधा पढ़ेंगे जो बाकी रह गया था 23 में, और आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 24। तो अपने पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे। जहाँ तक हमने पढ़ा था 23, तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं पेज नंबर 23। त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित मनु एक छोटा कस्बा है। तो हमने जो लेखक के बारे पढ़ रहा था कल्लू कुमार की उन्नत कोटि में, कि जो लेखक है वह शूटिंग करने के लिए त्रिपुरा के इलाके में गए थे। तो सबसे अंतिम यानी कि त्रिपुरा के सबसे अंतिम छोर में वे गए थे, और बहुत उसमें वहाँ डर था। तो बीएसएफ के जो लोग थे वे उन्हें कहा कि सीआरपीएफ के जो कर्मी थे, उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत रिस्क है, कि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। तो वे डर गए थे कि ये सुंदर जो दिख रहा है हरा भरा जंगल, ये भी कहीं से घातक है, उनके लिए घातक सिद्ध होगा, यानी कि कुछ भी हो सकता है, इसका डर था। लेकिन भी वे वहाँ शूटिंग करने के लिए गए थे, क्योंकि वहाँ बहुत सुंदर जगह था शूटिंग करने के लिए। तो आगे क्या था कि त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित मनु एक छोटा कस्बा है। जिस वक्त हम मनु नदी के पार जाने वाले पुल में पहुँचे, सूर्य मनु के जल में अपना सोना उगल रहा था। वहाँ मैंने एक और काफिला देखा। एक साथ बांधे हजारों बांसों का एक काफिला किसी विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था और नदी पर बहाल चला आ रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसे सुलगा रही थी और हमारे बर्फीले की सुरक्षा दे रही। सीआरपीएफ की एक समूची कंपनी के उलट इसकी सुरक्षा का काम सिर्फ 4 व्यक्ति संभाले हुए थे। जो सुरक्षा का काम दिया गया था मतलब कि सीआरपीएफ को, तो वे कंपनी के उलट उसकी सुरक्षा काम में लगे हुए थे। सिर्फ 4 ही व्यक्ति उन्हें संभाल रहे थे। अब हम उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए थे। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सिक्के तैयार करना। अगरबत्तियाँ बनाने के लिए उन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता था। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है, जो बांग्लादेश की सीमा के काफ़ी करीब है। मैंने यहाँ के जिलाधिकारियों से मुलाकात की, जो केरल से आए और नौजवान निकले। वे तेज तर्रा, मिलानसार और उत्साही व्यक्ति थे। चाय के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि टीपीएस यानी कि ट्रू पोटैटो सीड्स की खेती को त्रिपुरा में, खासकर उत्तरी जिले में किस तरह सफलता मिली है। आलू की बुआई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की ज़रूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है, जिसके बरक्स टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्र 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफ़ी होती है। तो त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात अब न सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को, बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी किया जा रहा है। इलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गांव ले जाने को कहा, जहां टीपीएस की खेती की जाती है। फिर जिलाधिकारियों ने अचानक मुझसे कुछ पूछा, क्या आप उन्नत कोटि में शूटिंग करना पसंद करेंगे? यह नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जिलाधिकारियों ने आगे बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे छोटा शैव तीर्थ में से एक है।
संसार के इस हिस्से में जहाँ युगों के स्थानीय आदिवासी धर्म ही फलते फूलते रहे हैं, एक शव तीर्थ जिला अधिकारियों के लिए मेरी उत्सुकता स्पष्ट थी। यह जगह जंगल में काफी भीतर है, हालांकि यहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर है। अब तक मेरे ऊपर इस जगह का रंग चढ़ चुका था। टेली या मुरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद मैं खुद को ज़्यादा साहसी भी महसूस करने लगा था। मैंने कहा कि मैं निश्चय ही वहाँ जाना चाहूँगा और यदि संभव हुआ तो इस जगह की शूटिंग करना भी मुझे अच्छा लगेगा। अगले दिन जिला अधिकारियों ने सारे सुरक्षा इंतजाम किए और यहाँ तक कि उन्नाकोटी में ही हमें लंच कराने का प्रस्ताव भी रखा। वहाँ हम सुबह 9 बजे के आसपास पहुँच गए, लेकिन 1 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि खासे ऊंचे पहाड़ों से घिरे होने के चलते इस जगह सूरज की रोशनी 10 बजे ही पहुँच पाती है। उन्नाकोटी का मतलब है 1 कोटि, यानी 1 करोड़ से 1 कम। दंत कथा के अनुसार उन्नाकोटी में शिव की 1 कोटि में से 1 कम मूर्तियां हैं। विद्वानों का मानना है कि यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज़्यादा इलाके में फैली है और पाल शासन के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। तो लेखक यही बताते हैं कि जब उन्होंने त्रिपुरा के इलाकों में शूटिंग के दौरान गए थे तो वहाँ क्या हुआ था। तो उन्नाकोटी का मतलब इन्होंने कहा है कि उन्नाकोटी का अर्थ है कि 1 कोटि यानी 1 करोड़ से 1 कम। उन्नाकोटी एक जगह का नाम है जहाँ पर शूटिंग के लिए कहा गया था। तो वहीं लेखक किसी के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में वहाँ गए हुए थे। तो उन्नाकोटी का अर्थ बताते हैं कि उन्नाकोटी का अर्थ होता है 1 कोटि यानी 1 करोड़ से 1 कम। दंत कथा के अनुसार उन्नाकोटी में शिव की 1 कोटि से 1 कम मूर्तियाँ हैं। मतलब कि वहाँ शिव की जो मूर्ति है उसमें से 1 कोटि से 1 कम है। मतलब 1 कोटि जो है 1 करोड़ है, उसमें से 1 कम मूर्तियाँ हैं। तो विद्वानों का मानना यही है कि वह जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज़्यादा इलाकों में फैली है और पाल शासन उस समय पाल शासन था। तो उस शासन काल में, पाल के शासन काल में के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में वहाँ चहल पहल रहा करती थी। यानी कि जब पाल लोग शासन करते थे उस समय वहाँ ज़्यादा ही उन्नाकोटी में चहल पहल मची हुई थी। तो पहाड़ों को अंदर से काटकर यहाँ विशाल आधार मूर्तियाँ बनी हैं। एक विशाल चट्टान ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मिथक को चित्रित करती है। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंस कर पाताल लोक में ना चली जाए, लिहाजा शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा ले और इसके बाद इसे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दे। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली है। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। पूरी साल बहने वाला एक जलप्रपात पहाड़ों से उतरता है जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। यह पूरा इलाका ही शब्द देवियों देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। तो वहाँ की मूर्ति की बात कर रहे हैं जहाँ शिव की मूर्ति है, जो बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। तो पहाड़ों के अंदर से काटकर, पहाड़ को, जो पहाड़ है उससे काटकर विशाल आधार मूर्तियाँ बनाई गई है। पहाड़ को ही काटकर खोद कर शिव की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। जो चट्टान ऋषि भगीरथी की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के चित्रित करता है।
तो वहाँ जो मूर्तियाँ बनी हैं तो वहाँ शिव के इसके तैयार किया गया कि वे शिव की मूर्तियाँ इसलिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपने जटाओं से उलझा ले और इसके बाद इससे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दे। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान यानी कि चट्टान जो बना है उसमें शिव का पूरा चेहरा उस चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं जो जटाएं होती है वो जटाएं दो पहाड़ों की चोटियों पर फैली है। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। पूरी साल बहने वाले एक जलप्रपात जो पूरी साल बहती है जो जलप्रपात है झरना है वहाँ से उसकी जट्टा के रूप में बनाई गई है और यह पहाड़ से उतरता है मतलब जो गंगा है उतना ही पवित्र यहाँ का जलप्रपात भी है। जितना गंगा को हम पवित्र मानते हैं उतना ही पवित्र यह झरना जो है जलप्रपात वह भी पवित्र है जहाँ पर शिव की बहुत विशाल मूर्तियाँ बनाई गई है। जो चट्टान है वहाँ उसको पूरे ही चट्टान को इतना बड़ा चट्टान को खोदकर शिव की प्रतिमा यानी कि उसकी मूर्ति बनाई गई है और जटाएं जो है वो पहाड़ पर आधार मानकर बनाया गया है। तो इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिंतित नहीं किए जा सके हैं। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुमार था। यानी किसी का मानना है मतलब अभी अच्छी तरह से निर्धारित नहीं किया गया है कि इस मूर्ति का डिज़ाइन किसने किया किसने बनाया। इस बात को अच्छी तरह से किसी को पता नहीं है अभी तक निश्चित रूप से इनकी जानकारी नहीं है। इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इस मूर्तियों के बारे कि इसका निर्माता यानी कि इस मूर्ति को बनाने वाला कल्लू कुमार था। वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश से चलने को तैयार हो गए। बनानी होगी तैयार तो हो गए लेकिन इसके लिए शर्त यह रखी कि उसे एक रात में शिव को एक कोटि मूर्तियाँ बनानी होगी। तो इस कहानी में यही है कि जो कल्लू कुमार है वह शिव और पार्वती का भक्त था। तो वहाँ के जो जनता है जो लोग हैं उनका यही मानना है कि यह मूर्ति कल्लू कुमार ने बनाई है क्योंकि वह शिव का बहुत बड़ा ही भक्त था यानी कि पार्वती का भी वह भक्त था। तो शिव पार्वती के साथ उनका निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। वो चाहता था कि कैलाश पर्वत पर वह भी रहे। शिव और पार्वती के साथ कल्लू कुमार भी रहना चाहता था। तो पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने के तैयार हो गए। यानी कि पार्वती के कहने पर शिव कल्लू को अपने साथ कैलाश ले जाने के लिए तैयार हो गए लेकिन एक शर्त दिए। उस शर्त में यही कहा गया कल्लू को कि एक रात में शिव की एक कोटि मूर्तियाँ बनानी होगी। तो कल्लू अपनी धनु के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गया लेकिन जब भोर हुई तो मूर्तियाँ एक कोटि से कम निकली। यानी कि पूरी मूर्तियाँ बना दी लेकिन वो एक करोड़ उसका पूरा जो बनाने का था उसमें 1 करोड़ था। तो उसमें से जब सुबह हुआ उन्होंने बना लिया कल्लू ने बना लिया मूर्ति लेकिन उनमें से 1 कोटि यानी कि एक आधा हिस्सा उसमें से कम निकला। तो कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुमार को अपनी मूर्तियों के साथ उन्ना कोटि में ही छोड़ दिया और चलते बने। इस जगह की शूटिंग पूरी करते शाम के 4 बज गए। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही उन्ना कोटि में अचानक भयावह अंधकार छा गया। मिनटों में जाने कहां से बादल भी घिर गए। जब तक हम अपने उपकरण समेटे बादलों की सेना वहां घेर ली थी। गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगी थी। यानी कि अचानक हम वहाँ शूटिंग कर रहे थे। कल्लू कुमार वहाँ का हमने पहले कहानी सुना। लेखक कहते कि वहाँ कहानी सुनाया गया कि कल्लू कुमार उस जगह का नाम क्यों पड़ा। तो वहाँ का यह कहानी बताया गया। उसके बाद में अचानक वहाँ शूटिंग पूरी करते शाम हो गई। शाम के 4 बज गए और अचानक ही शूटिंग के दौरान ही सूर्य की ऊंची पहाड़ों के छिप गया।
और उन्नाकोटी अचानक भयावह अंधकार छा गया और मिनटों में जाने कहाँ से बादल इस प्रकार घिरा। जब तक वहाँ शूटिंग चला फिर वहाँ देख रहे हैं कि समीटे बादलों सेना, यानी कि जब तक हम अपने उपकरण समीटे बादलों की सेना, यानी कि बादल किस प्रकार से आता है उसकी सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगी। शिव का तांडव शुरू हो गया था, जो कुछ कुछ वैसा ही था जैसा मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा और जिसने मुझे एक बार फिर उन्नाकोटी पहुंचा दिया था। तो इस प्रकार यह पार्ट यहीं समाप्त होती है। आज हम पूरा चैप्टर आज समाप्त कर चुके हैं। तो कल्लू कुमार की उन्नाकोटी यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो लेखक है के विक्रम सिंह ये अपने बारे में स्वयं कहे हैं कि ये जब शूटिंग करने के लिए गए थे उस समय क्या क्या हुआ था। फिर अपने बारे में भी बताया कि रोज़ दिन की जो कहानी उन्होंने जो रोज़ दिन की दिनचर्या होता है तो हड़बड़ा के नहीं उठते थे, सूर्योदय होने के बाद ही वो उठते थे और अपना काम भली भांति करते थे। वो इसे हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करते थे और अखबार पढ़ना तो उनका एक क्या फितरत था, यानी कि वो देखना बस था मात्र होता था। तो और जो चाय बनाते थे खुद ही बना के उसको पीते थे। ये रोज़ दिन का इसका दिनचर्या था। फिर रोज़ दिन का दिनचर्या था तो एक दिन जो तेज़ गर्जन के साथ जो बादल का खड़कन होती है, बिजली चमकती है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये जो आवाज़ थी वो कान फोड़ाओ आवाज़ थी, उसके बारे में भी बताया। फिर उन्नाकोटी जो जगह में शूटिंग करने गए थे त्रिपुरा के इलाकों में, तो वहाँ का त्रिपुरा के इलाकों में जो उन्नाकोटी नाम है उसके बारे में भी उन्हें पता हुआ कि उन्नाकोटी का अर्थ क्या होता है। तो वहाँ बहुत विशाल शिव की मूर्तियाँ बनी थी क्योंकि वहाँ जो कल्लू नाम का जो व्यक्ति था वो पार्वती और शिव का भक्त था, तो वह कैलाश पर्वत पर साथ में रहना चाहता था, इसलिए शिव ने उन्हें एक शर्त पर अपने साथ ले जाने का निर्णय किया था। तो वहाँ शिव की मूर्ति बनाने के लिए कहा गया था, तो वह एक रात में तो बनाया लेकिन देखता है सुबह उठ के तो आधा कोटी वहाँ नहीं था। तो इसलिए उस जगह का नाम उस व्यक्ति के साथ कल्लू कुमार की उन्नाकोटी रखा गया। तो हमें ज़रूर यह पार्ट हमें समझ में आ गई होगी क्योंकि हम एक बार फिर से विस्तार से हम पढ़ चुके थे और हमने इस चैप्टर को अपने भाग कर करके पढ़े हैं, तो ज़रूर आपको यह पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।